उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है एफ बराबर आर बटे 2। एफ क्या है तो पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके थे हम, यानी अवतल दर्पण में हम सिद्ध करवा चुके हैं एफ बराबर आर बटे 2। इस बार हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। एफ क्या है बाबू, यहाँ पे एफ जो है ना वो फोकस दूरी है। फोकस दूरी किसे कहते हैं तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। कैपिटल आर क्या है तो वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है और इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम करवा चुके हैं, इस बार देखिए उत्तल दर्पण में। इसको पूछने का तरीका किस तरह से वो पूछता है पिछले वीडियो में भी हम बता दिए, इस वीडियो में भी बताए थे हम। पूछेगा सीधा सीधी कह देगा कि सिद्ध करो एफ बराबर आर बटे 2, या इसी को कह देगा कि सिद्ध करें कि आर बराबर 2f। अब इसको कथन के रूप में यानी स्टेटमेंट के रूप में क्या बोलेगा कि सिद्ध करें कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या कहेगा दूसरा तरीका से पूछेगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। या एक तरीका और भी बोल सकता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो चाहे वो जिस प्रकार उस सवाल में दे दे, हम यहाँ पे जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं बस यही प्रोसेस से उसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे। यदि डायग्राम हम लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो प्रूव करना बहुत इजी हो जाता है। तो पहले इसमें कौन सा दर्पण लेना है बाबू, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, चलिए उत्तल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, उत्तल दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, है ना। इसमें जो रचित भाग होता है वो इधर होता है, ये पेंट किया हुआ भाग है। रचित मतलब पेंट किया हुआ मतलब रंगा हुआ है ना। इसका नाम दे देते हैं एम और एम डैश दे देते हैं। ये एम डैश क्या हुआ, मिरर हुआ। मिरर बोले तो दर्पण हुआ, वो भी कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि ये जो है ना, ये जो है प्रधान अक्ष है। क्या बाबू, प्रधान अक्ष। इसको बोला जाता है पोल। अब पोल को यानी ध्रुव को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, है ना। कुछ दूरी पर एफ यानी फोकस, इसको और बढ़ा लेते हैं, और जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पर यहाँ पे एक सी होता है जिसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। डायग्राम को अच्छी तरह से आप समझिएगा। एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। देखिए ये प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही थी और ये दर्पण से टकराती है। आ रही है मतलब डायरेक्शन इस टाइप से, और दर्पण से टकरा करके फिर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो कहां से गुजरती है, यानी फोकस से गुजरती है। चलिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए काल्पनिक को हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ना वो किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो दर्पण के पीछे है इसलिए डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। ये जो है ना इसके सामने ही आया ये वाला लाइन। अब दूसरी किरण जो होता है ना वो फोकस से वक्रता केंद्र से गुजरती है। दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए ये हो गया। अब इसी लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, यही लाइन है। ध्यान से समझिएगा, यदि ये समझ गए तो इसको सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से करते हैं।
ये हुआ। अब देखिएगा, ये पता है ये लाइन जो है ना अभिलंब का काम करेगा। आप इंच रख के अच्छा से एकदम सीधा खींचिएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं, इसका नाम हम ए देते हैं। जहां पे ये टकराया है इसका नाम चलिए हम बी दे देते हैं, या कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ जो अल्फाबेट इसमें इस्तेमाल एक बार हो चुका है उसको रिपीट नहीं करना है कभी। इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम हम क्या दें, इसमें सी इस्तेमाल हो चुका है, एफ बी, बी बी, पी बी, एम और सब। इसका मतलब यहाँ कुछ और नाम देते हैं, इसका नाम हम चलिए डी दे देते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं। ये सब जो है ना रिपीट नहीं हुआ है। अब आप लोग प्रकाश के पहले डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए, जो भी हम यहाँ पे जो भी लिखने वाले हैं उसको समझा समझा के हम लिखेंगे। उसके बाद इसी को देखकर यहाँ पे लिखा जाता है, प्रूव किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं प्रवर्तन के नियम से कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए यहां तक तो हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिएगा आप यहां से एक चीज आप देखिए कि ये वाला जो है ना, ये देखिएगा ये लाइन है सी डी। देखिए यहाँ पे हम लिख के खींच के बताते हैं आपको, ये है आपका सी डी, ये वाला लाइन जो अभिलंब का काम कर रहा है, और ये है आपका ई एफ, ये है आपका ई और एफ, ठीक है। तो ये कोण देखिए, ये कोण आर है, तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, आर ही होगा। क्यों? क्योंकि 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th में मैथ में पढ़े होंगे कि यदि कोई लाइन दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है। सम्मुख कोण या इसी का एक और नाम है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। इसे ये साबित हुआ कि जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो आमने सामने का कोण है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसी कंडीशन से कोण आर जो है ना, ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, आर। पहले हम पूरे यहाँ पे लिख देते हैं और समझा देते हैं, उसके बाद इसी को देख के वहां पे हम लोग लिखेंगे। तो मेन चीज समझना, यदि आप समझ जाते हैं तो प्रूव करना बिल्कुल इजी हो जाता है। आप देखिए यहाँ आगे, अब ये त्रिभुज किसी भी तरह से, मतलब किसी भी तरह से, अर्थात एक प्रोसेस से नियमानुसार हम लोग को इस त्रिभुज में आना होगा। इसका नाम त्रिभुज का क्या है, BCF। यदि इस त्रिभुज में आ जाते हैं और इस त्रिभुज को हम साबित कर देते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है बाबू, बराबर। और उसके असमान भुजा जो होता है ना, उसके आधार का कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर। यदि ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, मतलब दोनों इक्वल होता है ना। और इसका उल्टा भी हो जाता है कि यदि दो कोण इक्वल है तो उसके सामने वाला जो कोण है ना वो हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर। तो किसी भी तरह से, यानी एक प्रोसेस से चलना है और प्रोसेस के अनुसार इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है तो हमारा काम बन जाता है। तो चलिए जो भी लिखना था हम सारा लिखेंगे। एक चीज और, वो भी पहले हम यहीं पे समझा देते हैं। देखिए ये भी जो है ना वो पीसी के समानांतर है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है, तो 9th में पढ़े थे कि दो रेखाएं जब समांतर होती है तो उसमें एक तिर्यक रेखा खींचने के बाद उसके संगत कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और प्लस में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हमको सबसे मतलब नहीं है, देखिएगा ई कोण, ये लाइन का ऊपर, ये लाइन का ऊपर, ये दोनों कोण संगत कोण है और संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसका नाम ए है, यहाँ क्या है बाबू, बी है। देखिए बी है दिया हुआ, और देखिएगा इधर आपका पी है, मान लीजिए कि ये पी है, यहाँ क्या है, सी है। तो ये देखिए ए बी डी, यानी ए बी, इसका नाम डी है, तो ए बी डी आई है,
तब पक्का ये वाला आई होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों क्यों बराबर क्यों होगा बाबू? अभी जस्ट बताए ये दोनों कौन कौन है? संगत कोण। असंगत कोण आपस में बराबर होता है। इससे ये साबित हो गया कि ये भी आगे जा करके आई होने वाला है, मतलब ये आई है, ये भी क्या हो गया? आई हो गया। चलिए सारा कहानी हो गया यहाँ पे। अब जो भी है मानेंगे। माना कि देखिए एम डैश क्या है? एम डैश एक उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है बाबू? उत्तल दर्पण है। बाकी चीजों को आप इन लाइन बाय लाइन कथन के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना? या इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। दर्पण है जिसमें देखिएगा P क्या कहलाता है? ध्रुव। P क्या हो गया? ध्रुव। F क्या हुआ? शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको लाइन बाय लाइन भी लिख सकते थे। F क्या है? फोकस या मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस। चलिए C क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, P हो गया, F हो गया, C हो गया, AB भी कह सकते हैं, और मन है और भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है? आपतित किरण, आर्य प्रकाश की किरणें, है ना, उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसको आप कह सकते हैं परावर्तित किरण, वो भी लिख सकते हैं। हम अभिलंब को लिख सकते हैं डीसी। डीसी क्या कहलाएगा यहाँ पे? अभिलंब कहलाएगा। और थोड़ा सा जो भी हम लोग को चाहिए, एफ चाहिए, आ चाहिए, है ना, उसको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। एफ कहां से आएगा? तब पी एफ क्या है बाबू? तो देखिएगा बताए थे स्टार्टिंग में, बताए थे कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको फोकस दूरी बोला जाता है। हम लिख सकते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सा है? क्या दूरी है बताइए? पीएफ। तो पीएफ फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी में क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार कहा जाता है यदि कोई दर्पण है तो दर्पण में सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो सारी दूरियां पोल से मापी जाती है, अर्थात ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव यानी दर्पण के सामने की ओर जितना भी दूरी होता है वो सब नेगेटिव होता है, और दर्पण के पीछे जो होता है वो सारा पॉजिटिव होता है। तो देखिए जो भी दूरी है वो दर्पण की क्या है? पीछे। ये रंगा हुआ भाग है मतलब ये पीछे है ना? तो पीछे की दूरियां सारी जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो पीएफ बराबर एफ, प्लस में या माइनस में? प्लस में। और एक चीज की जरूरत पड़ने वाला हम लोग को आर का। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या बताया थे डिफिनेशन? स्टार्टिंग में परिभाषा इसका दे चुके हैं हम, है ना? क्या बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। तो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक? पी से सी तक। तो भी दर्पण के पीछे है, ये भी क्या हो गया? प्लस आर। चलिए अब जो सिद्ध करना है वो नोट करेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना? या इसी को उल्टा कह देगा कि उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, सेम प्रोसेस सिद्ध करना हो गया। अब चलते हैं प्रमाण में। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये जो नोट किए कहां से नोट किए? बस इस डायग्राम से नोट किए हम लोग। ठीक है, चलिए अब आते, चलिए अब आगे आते हैं। प्रमाण प्रकाश का प्रवर्तन के नियम से चलते हैं, यानी हम यहां पे लिखेंगे प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से।
आप देखिएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम होता था। उसमें पहला नियम बोला गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कौन होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो आई जो हो गया वो आपतन कोण हो गया। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, यानी आर जो हो गया वो परावर्तन कोण हो गया। तो प्रवर्तन के नियम से यानी इससे ये साबित होता है कि जितना डिग्री पर आती है प्रकाश की किरण उतना डिग्री पर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे ये साबित हुआ कि कोण आई बराबर क्या हो गया बाबू? कोण आर। इसी को यदि हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, आई को किसे लिख सकते हैं? कोण ए बी डी लिख सकते हैं, कोण ए बी डी। अब बराबर आर को किसे लिख सकते हैं? ये आर है ना, डी बी ई, यानी कोण डी बी ई है ना। जो कोण को लिखा जाता है बस उसको खाली बीच में लिखा जाता है। आप चाहे इस साइड से चलिए चाहे उस साइड से चलिए, जो कोण लिख रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, है ना। ये हो गया ADD और DBE, ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर, है ना। IR बराबर था, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिएगा ये R जो है R के बराबर है, पहले बता दिए थे, उसी समय बताए थे ना। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए उसी प्रकार लिख सकते हैं कोण DBE, कोण DBE किसके बराबर है बाबू? ई कोण। तो ई कोण कैसे लिख सकते हैं? बीच वाला कोण B है तो आप FBC लिखिए चाहे CBF लिखिए। हम लिख देते हैं CBF। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। ये किसके कारण बराबर हुआ बाबू? सम्मुख कोण के कारण बराबर हुआ, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्यों बराबर हुआ लिख सकते हैं यहाँ पे? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए शीर्षाभिमुख कोण ही लिख देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण दोनों आपस में क्या हो गया बाबू? बराबर। अब सिंपल देखिए, समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए। जब भी दो इक्वेशन तैयार हो जाए तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों समीकरण में क्या देखते हैं आप लोग कि एक तरफ पक्का बराबर होगा। तो देखिए डीबी डीबी है कि नहीं है? तो जब दोनों इक्वेशन में एक तरफ एक साइड में इक्वल है, इसका दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल, है ना। ये और ये बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। इस बात को हम याद रखिएगा, थ्योरम में भी सिद्ध करवाए हैं और सारा चीज बता चुके हैं। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया बाबू? बराबर। कौन कौन? ABD, ABD बराबर कौन है ना, क्या हो जाएगा? कोण CBF। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब आगे आते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं, देखिएगा यहां से लिखेंगे चूंकि थोड़ा सा, चूंकि AB जो है ना वो समानांतर है। AB जो है ना वो किसके समानांतर है? PC के समानांतर है। तो PC के समानांतर है तो उसका अभी बताए थे कि जब समानांतर होता है और उसमें कोई तिर्यक रेखा आ जाती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कौन कोण बराबर होगा? बताइए आप, है ना। ये वाला कोण, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ई कोणमा के ऊपरे वाला कोण आई कोणमा के पहले ही हम बता चुके हैं कि दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है सारा हम डायग्राम बना करके समझा चुके हैं, ठीक है। हो गया ABD, कोण ABD बराबर ये कोण, तो ये कोण को लिखना है तो बीच में, तो आप इधर से स्टार्ट कीजिए चाहे इधर से स्टार्ट कीजिए। हम अल्फाबेट से कर लेते हैं, BCF, कोण BCF। ये हो गया समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से फिर से देखिए, दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा तो यहां लिखेंगे समीकरण 3
एंड फोर्थ से। तो दोनों में देखिए फिर से एक साइड पक्का इक्वल होगा। तो देखिए एबीडी और एबीडी दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोण सीबीएफ बराबर कौन सा हो गया, बीसीएफ। कोण बीसीएफ, सीबीएफ और बीसीएफ, सीबीएफ और बीसीएफ कौन सा है, तो सीबीएफ ये कोण की बात किया, बीसीएफ बीसीएफ ये कोण की बात किया। अब पहले ही हम बता चुके कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। हम लोग एक प्रोसेस से इसको सॉल्व करके साबित कर दिए कि दोनों कोण भी आपस में क्या है बाबू, बराबर है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज बनता है। तो जब एक त्रिभुज के आधार का कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर। और कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम क्या है बताइए, बीसीएफ, बीसीएफ में आते हैं। तो जब एंगल आधार का कोण बराबर तो सामने वाली भुजा भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, एफ बी या बी एफ बी लिख सकते हैं। आई कोण के सामने कौन भुजा है बाबू, ये वाला भुजा है यानी एफ सी है। ये हो गया एफ सी, ये हो गया समीकरण 5। चलिए यहां तक तो हो गया, इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहां से मिटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे हटेगा नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा अब यहां से हम साबित करने जा रहे हैं, इसके बाद इतना में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे माना जाता है, अवतल दर्पण में जब साबित किए थे तो वहां पे लिखे भी थे, माना कि बिंदु बी, माना कि बिंदु बी बिंदु P के बहुत नजदीक है, P के बहुत नजदीक है। इससे क्या साबित हुआ, उसने बोला कि बिंदु B जो है P के बहुत नजदीक है, इससे ये साबित होता है कि ये बिंदु उठ करके यहां आ गया, मतलब ये पूरा लाइन जो है नीचे आ गया। इससे साबित हुआ कि जितना FB होगा, जितना FB होगा उतना ही PF होगा, काहे कि ये लाइन पूरे इसके समपाती होने वाला, इसी के ऊपर आ जाएगा। तो जितना लंबाई FB का होगा उतना ही लंबाई PF का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि FB अब बराबर हो जाएगा PF। ये हो गया समीकरण 6। अब ध्यान से देखिए समीकरण 5 और समीकरण 6 को देखिए, फिर से नजर आ रहा होगा कि एक साइड बराबर है ना। इतना करना हम लोग को पड़ा इसको त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज साबित करने के लिए, है ना। ये इसको से तुलना कर देंगे अब हम समीकरण 5 एंड 6 से। चलिए FB इक्वल है ना बाबू, तो जब इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। हम कह सकते हैं कि इसीलिए FC बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। कौन सी इक्वेशन के अनुसार, 5 और 6 के अनुसार। अब बन गया। देखिए इसके बाद ये है, उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा, इसके बाद ये है। अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग जानते हैं कि PC, अब जिसका इस्तेमाल करना है उसका करेंगे। PC बराबर क्या लिख सकते हो, PC जो है ये दो भागों में बटा हुआ है ना, यानी PF और FC ये दोनों भाग को यदि हम जोड़ते हैं तो पूरा PC बन जाता है। तो क्या हो गया आपका, हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। अब यहां से PC लिख दिए, PF को कुछ नहीं करेंगे, FC को हटाएंगे। PF को क्यों नहीं हटाएंगे, PF को क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि PF का मान दिया हुआ है। PC को भी नहीं हटाएंगे क्योंकि PC का भी मान दिया हुआ है। हटाएंगे तो किसको हटाएंगे, FC को हटाएंगे।
क्योंकि एफसी का काम यहाँ पे नहीं है। तो एफसी के बदले में आखिर लाएंगे किसको? तो देखिए यहाँ पे हम प्रूव करके लाए हैं कि एफसी के बदले में हम किसको लिख सकते हैं? पीएफ को। एफसी के बदले हम लिख दिए पी। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये निकाल के हम लोग लाए थे, यहाँ चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि एफसी बराबर पीएफ, ये इसके बदले यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब ध्यान से आप देखिएगा तो नजर आएगा कि पीसी दोनों सेम चीज है, तो दोनों सेम चीज है तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2pf। अब दोनों का मान रख दीजिए। पीसी, पीसी ढूंढिए, पीसी का मान कितना है बाबू? आर। देख लीजिए पीसी का मान प्लस आर, तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आर। पीएफ कितना है ढूंढिए, पीएफ का मान देखिए +1, यानी एफ दिया हुआ, एफ ले दिए। यदि साबित करना होता कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है तो बस यहीं तक साबित करके छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे साबित करना है कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना? तो दोनों कोई भी दे दे साबित करने के लिए, बस सेम प्रोसेस करना है। यदि ये साबित करना हो तो यहीं तक छोड़ देंगे, और ये साबित करना हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर। गुना में था, कहां जाएगा? भाग में, यानी एफ बराबर आर बटे 2। यही हम लोग को क्या करना था बाबू? सिद्ध करना था। हम लोग सिद्ध कर दिए, है ना? चलिए, तो आप लोग को पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करवाए थे, और इस बार आप लोग को उत्तल दर्पण में हम सिद्ध करवा दिए। आप लोग को इसको रिवीजन करना पड़ेगा, खुद से सिद्ध करना होगा। 5 नंबर में ये आता है? ये दे देगा या अवतल दर्पण क्या बोलता है, चाहे आपको ये दे देगा या दर्पण सूत्र दे देगा या लेंस सूत्र दे देगा, है ना? कोई ना कोई एक न एक रहता ही है। इसलिए 5 नंबर आप लोग को फिक्स करना है। जो भी हम सिद्ध करवा रहे हैं वो आप लोग खुद रिवीजन कीजिए घर पे 1 से 2 बार, है ना? तो अगले वीडियो में दर्पण सूत्र को सिद्ध करवाएंगे, अवतल में करवाएंगे, फिर उत्तल में भी करवाएंगे, और उसके बाद फिर लेंस सूत्र को भी सिद्ध करवा देंगे। और किसी को प्रूव करना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी आप लोग को आसान भाषा में बिल्कुल हम सिद्ध करवाएंगे। ठीक है?